जी जब पावर में आए थे तो उन्होंने ये MY कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था, मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो कि आज भी 30% से ऊपर सीधा सीधा है, जो एक तरफ वोट देता है। आप लोगों के जो पूरा जो आपकी जो समीकरण है जिसमें कि अपर कास्ट है, OBC EBC सब साथ में है, वो उसका काट आप लोगों ने ढूंढा और लालू जी से आप लोगों ने 30% से ज्यादा आप लोगों ने इधर बनाया। मगर आज जब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ माइग्रेंट लेबर इशू भी है, कोविड के माहौल में चुनाव हो रहा है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेजेस लो हो, उसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके आंकलन में? देखिए, आपका आकलन मुझे लगता है कि अभी आप बिहार गए नहीं हो। एक बार बिहार जाकर आइए। बिहार गए हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को से मैंने फोन पर बात की, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं से भी बात करी है। नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से लेकर छठ पूजा तक जो अनाज गरीब के घर में पहुंचाया है, एक पैसा नहीं लिया है। कोविड के बाद जी। बिहार की जनता आज इस बात को कभी भूल नहीं सकती, कभी भूल नहीं सकती। नीतीश कुमार जी ने जो प्रवासी मजदूर आते थे, इनकी रहने की व्यवस्था की, इनका टिकट भाड़ा दे दिया, बाद में 1000 रुपया दिया और उनको एक किट दी, हेल्थ की व्यवस्था करी। आज 96% रिकवरी रेट है बिहार का, देश में शायद सबसे ऊपर है। कोविड सब जगह फैला है, बिहार में भी फैला है, मगर 96% रिकवरी रेट है बिहार का। और आप समझते हो, बिहार जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य का खाका बहुत चरमराया हुआ था एक जमाने में, वहां ये अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है जी। तो कोविड के कारण गुस्सा होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। कोविड के कारण ढेर सारा फायदा हो। इसके अलावा 54,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने खर्च करी है। मोदी जी ने हर जनधन अकाउंट में गरीब के घर में पैसा भेजा है, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया भेजा है, हर दिव्यांग के घर में पैसा भेजा है। और वो कोविड के समय में उसका जीवन यापन के लिए सहारा बना हुआ है। तो सरकार का ये जो संवेदनशील चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, चाहे नीतीश कुमार जी का, उसने कोविड से ग्रसित और कोविड से पीड़ित जनता को एक संवेदनशील राज्य, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, संवेदनशील सरकार कैसी होती है इसका परिचय कराया है। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहां आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज्यादा, नीतीश जी से ज्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है। और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लोग ये भी कहते हैं कि जब अमित शाह जी चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो वो मैदान में सिर्फ A टीम लेकर नहीं बल्कि अपने साथ एक B टीम लेकर भी उतरते हैं। तो काफी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, वो उन्होंने काफी कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स कटेंगे तो उसका फायदा आपके गठबंधन को होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को B टीम C टीम कहना ठीक नहीं मानता मैं। सबका चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, 1700 पार्टियां हैं, सिर्फ ओवैसी क्यों, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जी, 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। अब अपने कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं, जी जी, और पप्पू यादव का एक मोर्चा लड़ रहे हैं, SDPI लड़ रही है, ढेर सारे लोग अपने, यशवंत सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अब चुनाव है, किसको ना कीजिएगा, जी जी, जो लड़ेगा लड़ेगा, मगर जनता का मूड मैं स्पष्ट मानता हूं। मैंने 10 दिनों में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर बात करी है टेलीफोन पर, बहुत स्पष्ट रूप है। जो सर्वे आ रहे हैं भी, ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर देने वाले सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक
लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना? दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। कि कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी जरूरत है और वहां विकास की भी जरूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहां पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहां पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल पाएगी? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहां पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहां पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफी कुछ अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि कश्मीर में भी कोविड कोई कम नहीं था जी, और देश भर में कोविड था, तो 5-6 महीने थोड़ा एक स्लो रहा है, मगर अब गति काफी बढ़ी है। विगत 1-1.5 महीने में बहुत परिवर्तन आया है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का साथ में आकर यह कहना कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू किया जाए, ये तो समझ में आता है। हाल ही में चिदम्बरम जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनंती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है इसको एक बार एंडोर्स कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े। चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है कश्मीर में। आप ये जरा सा बताएं कि ये स्टेटहुड का दर्जा देने की बात थी, इसमें आपका क्या रोड मैप है, कितना समय लगेगा, कुछ इसका अगर अंदाज दे सके? देखिए, समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये निश्चित है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा? मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। सबसे पहले विकास, उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं, इसको भी देखा जाएगा और जल्दी ही लागू किया जाएगा। कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहां मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहां पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मतलब? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं। और
उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं और इसमें ना हम पार्टी है ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूं।